हाय, मैं हूँ एली। मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिससे आप हंसोगे, रोगे और शायद ऐसा भी लगे कि पागल हो रहे हो। हम सबको ये कभी न कभी चाहिए होता है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब करके तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रोलर कोस्टर चलने ही वाला है। ऐसा है, बचपन से ही मुझे गुस्सा बहुत आता था। 5 साल की उम्र में गुस्से में कराटे करके खिलौना चॉप करने का मन करता। हाँ, गुस्से की दिक्कत थी मुझे। 5 साल की उम्र में मैं पार्क में गई और मेरा मन था कि बस झूले झूलो, फिसल पट्टी पर जाऊं, पर चीजें कुछ अलग ही हो गयीं। मैं एक पेंगुइन की तरह स्लाइड करूंगी। हट जाओ, मैं पहले जाऊंगा। हे, लाइन कट मत करो, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ेगा? वो लड़का हंसते हुए मुझसे आगे निकल गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीढ़ी पर चढ़ी, हाथ में जूस बॉक्स लेके। तुम पछताओगे मिस्टर। मैंने जूस का डब्बा दबाया तो सारा जूस उस लड़के की आंख में गया। फिर मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और स्लाइड में नीचे धकेल दिया। उसकी नाक से खून आने लगा। वो बच्चों की तरह रोने लगा और उसके डैड भागे भागे आए। तुम्हारी दिक्कत क्या है? राक्षसों जैसा बिहेव कर रही हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। एक कंकड़ उठाकर मैंने उस पर फेंका, बस 1 इंच से मिस कर दिया। मुझे भाषण मत सुनाओ। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बेटे को सबक सिखा दिया। और एक और कंकड़ फेंककर मैं वहाँ से भाग गई। रास्ते में मॉम डैड ने मुझे बहुत सुनाया। मैं रोने लगी और सॉरी बोला। फिर कूदकर मम्मी पापा को पप्पियाँ दी और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। हाँ, वैसे देखा जाए तो मैं एक अच्छी बच्ची हूँ। बस मुझे गुस्सा मत दिलाना। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में, और ये रही मैं छोटी सी एली, दोस्त बनाने को तैयार। एक दिन रिसेस में मैंने देखा कि कुछ लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही हैं और मैं उनके पास गई। हे सुनो, हमें दोस्त बनना चाहिए। नो थैंक्स, मेरे दोस्त ऑलरेडी हैं। ये प्लान तो फेल हो गया, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। अच्छा, मेरे जैसा दोस्त तो नहीं होगा। मैं चीखने लगी और अपने हाथ उठाकर ऐसे गोल गोल घूमने लगी जैसे मैं कोई विंड मिल हूँ। अपना सैंडविच भी जमीन पर फेंक दिया। मैं फन हूँ, मैं कूल हूँ, अपने स्नैक्स भी शेयर करूँगी। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते? हाँ कहो, वरना पछताओगे। कहो। वो लड़की हिचकिचाई, फिर उसने आ भरी। हाँ, ठीक है, मैं बन जाऊंगी तुम्हारी दोस्त। प्लीज मुझ पर चिल्लाना बंद करो। और इस तरह से मेरी एक नई दोस्त बन गई। उसका नाम लूसी था और वो बहुत अच्छी थी। 2 साल बाद 3rd क्लास में मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि हमें जाना होगा एक नए शहर डैड की नई जॉब के लिए। लूसी को खोने की डर से मैं बहुत नाराज हो गई थी। मैं लूसी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नाराज होकर मैं बैकयार्ड के ट्री हाउस में जाकर बैठ गई और अपना मन बदलने से मना कर दिया जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं माने। हम जानते हैं तुम नाराज हो, पर हमें परिवार की भलाई के बारे में सोचना है। पर मेरी जिद के आगे मेरे पेरेंट्स ने हार मान ली। मैं इतनी ज्यादा खुश हुई कि फाइनली ट्री हाउस से नीचे आ गई और मैंने सीखा कि जिद करने से फर्क तो बड़ा पड़ता है। और मेरा गुस्सा एक बहुत अच्छी चीज है, इससे मुझे जो चाहे मिल जाता है। पर उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि लूसी को समझ आ गया था कि वो मेरे गुस्से का फायदा उठा के वो जो चाहे कर सकती है। अगर वो किसी से कुछ चाहती तो चालाकी से मुझे गुस्सा दिलवा देती ताकि उसकी बात मान ली जाए। हाँ, इससे मैं बुरी बनती, जो लोगों से लड़ाई करती, उन्हें बुली करती, जबकि लूसी बन जाती एक भोली सी लड़की जो एक शैतान की दोस्त है। पर किसी को ज्यादा चोट नहीं पहुँची। लेकिन जब हम मिडिल स्कूल पहुँचे तो लूसी कुछ ज्यादा ही करने लगी, और बड़ी चीजों के लिए। और अब मैं बड़ी मुसीबत में फंसने लगी थी। जैसे एक दिन लूसी एक बार मेरे पास आई, ये बोलते हुए कि मिसेस थॉमसन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा उसे प्रोजेक्ट में C- देंगी। पता है उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे एक नया दोस्त ढूंढना चाहिए, क्योंकि तुम मेरा ध्यान भटकाती हो लड़ाइयाँ करके, जिससे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ता है, जबकि तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे साथ इसलिए रहती हो ताकि तुम अपने बारे में अच्छा फील कर सको। यकीन होता है क्या? ये सच नहीं है? अरे मुझे पता है। सुनो, आज की क्लास में मैं उनसे बात करूंगी कि किस तरह से मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, और अगर वो ज्यादा छींके तो इसका मतलब वो डर गई हैं कि मैंने उनकी कही बात तुम्हें बता दी। पता है ना, सारी टीचर्स तुमसे डरती हैं, पर मिसेस थॉमसन तो इसलिए छींकती हैं क्योंकि उन्हें एलर्जी है। हाँ, पर ज्यादा छींकने का मतलब है वो नर्वस हैं और वो कुछ छिपा रही हैं। उन्होंने ये बात बताई थी, शायद तुम भूल गई, पर मैं हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए। जब मिसेस थॉमसन की क्लास हुई तो लूसी ने उन्हें एक रेड रोज दिया, और कुछ ही सेकंड्स बाद जब उसने मैनिपुलेशन वाली बात कही तो मिसेस थॉमसन जोर जोर से छींकने लगी और मुझे बहुत गुस्सा आया। आपने ऐसा कैसे किया? मुझे लगा आप एक अच्छी टीचर हो, लेकिन आप भी बाकी सब की तरह हो। ये कहकर मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया। वो नीचे गिर गईं और दर्द से चीखने लगीं। जब सबका ध्यान मेरी तरफ था तो लूसी चुपके से मिसेस थॉमसन के लैपटॉप की तरफ गई। प्रोजेक्ट पर अपना ग्रेड खुद ही बदल लिया। मिसेस थॉमसन का हाथ टूट गया और मुझे 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत नाराज थे। उन्होंने मुझसे सच जानने की जिद करी, और जब मैंने उन्हें सच बताया तो मॉम ने कहा कि मैनिपुलेट करने वाली लूसी है। मैं उन पर चिल्ला पड़ी और कई दिनों तक उनसे बात नहीं की। मेरी BFF के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद मैं लूसी से मिलने गई तो उसकी मॉम ने दरवाजा खोला और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कॉकरोच हूँ। तुम फिर आ गई। मैंने सुना क्या हुआ मिसेस थॉमसन की क्लास में।
तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं रह सकती हो? बेचारी लूसी प्रोजेक्ट फेल करने वाली थी तुम्हारी वजह से। क्या? हाँ, तुम पागल हो और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर असर पड़ रहा है। वो सारी क्लासेस में फेल हो जाएगी तुम्हारी वजह से। हर कोई यही क्यों कहता रहता है? क्योंकि यही सच है। हे, अरे सुन पागल औरत, मैं उन पर चिल्लाने ही वाली थी कि बीच में लूसी आ गई और मुझे अपने रूम में ले गई। प्लीज एली, तुम मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती, चाहे वो जो कुछ कहें, पर मैं एक अच्छी दोस्त हूँ तो तुम्हें माफ किया। अब शांत हो जाओ और ये स्निकर्स बार खाओ, पता है तुम्हारी फेवरेट है। साफ था कि लूसी मेरे बारे में झूठ बोल रही थी और मैं ही अंधी थी जो ये सब देख नहीं पाई। और जब मैं स्कूल वापस आई तो चीजें थोड़ी बदल गई थी। इसाबेला नाम की नई लड़की हमारी क्लास में आई थी। वो अमीर थी, सुंदर थी और जल्दी पॉपुलर हो गई। लूसी उससे हमेशा चिढ़ती रहती थी, पर मुझे तो वो काफी कूल लगी। लेकिन एक दिन मैंने और लूसी ने इसाबेला को बाथरूम से निकलते देखा और उसके हाथ में एक मार्कर था। लूसी बाथरूम में गई और मैं बाहर उसका वेट करने लगी। कुछ ही देर बाद वो बाहर आई और मुझे खींचकर बाथरूम के अंदर लेकर गई। OMG, तुम्हें ये देखना होगा। यकीन नहीं होता इसाबेला ने तुम्हारे बारे में ये लिखा है। ये उसी की हैंडराइटिंग है। इस अनोइंग साइको एली को मैं झेल नहीं सकती। हमेशा दूसरों को बुली करती है। मुझे शांति भरा स्कूल चाहिए जिसकी तारीफ मैं अपने अमीर दोस्तों से कर सकूं। जो भी उसे यहाँ से निकालेगा मैं उसे $1000 दूंगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस इंस्टा अकाउंट पर मुझे DM करो। बदसूरत बदबूदार चुड़ैल। गुस्से में मैं तुरंत इसाबेला के पास भागी। बाथरूम के दरवाजे पर तुमने मेरे बारे में क्या लिखा है? तुम्हें मार्कर के साथ देखा था मैंने, तो झूठ मत बोलना। एली सीरियसली, मेरे पास मार्कर है क्योंकि मैं आर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा। अच्छा, लूसी को तो लगता है ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है और मैं। लूसी ने कहा ओके, तुम्हें बात सुनना बंद करना चाहिए अपने उस दोस्त की। तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है, वो दिखता नहीं? पता नहीं क्यों, पर इसाबेला की बात पर मैं सोचने लगी। उसने वो बात कह दी थी जो शायद मैं पहले से जानती थी, पर इस ख्याल को मैंने तुरंत छोड़ दिया। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, अकेला छोड़ दो मुझे। पर इसाबेला ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करती, मुझे अपने पास बुलाती। धीरे धीरे मुझे वो अच्छी लगने लगी और हम करीब आ गए और इससे लूसी पागल हो गई। एक दिन लंच के दौरान मैं इसाबेला के साथ बैठकर हंस रही थी कि लूसी गुस्से में वहाँ पर आ गई। एली, तुम मुझे छोड़कर इसाबेला के साथ चली गई, इतना सब होने के बाद भी? अरे थोड़ा शांत हो जाओ तुम्हें छोड़ा नहीं है, बस इसाबेला के साथ थोड़ा वक्त बिता रही हूँ। हम सब दोस्त बन सकते हैं। मजाक कर रही हो? मुझे रिप्लेस कैसे कर सकती हो? ये कहकर वो मुझ पर कूद पड़ी। मैं लड़ना नहीं चाहती थी इसलिए उसे पीछे धक्का दिया, लेकिन उसने मेरे बाल खींचे। शुक्र है किसी ने टीचर को बुला लिया और लूसी को 2 हफ्ते के लिए डिटेंशन मिली। और कसम से वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 2 हफ्ते थे। चीजें शांत पीसफुल थी और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। इसाबेला ने मुझे मनाया कि मैं अपने गुस्से के लिए थेरेपी भी शुरू करूं और मुझे वो काफी अच्छी भी लगी। फिर एक दिन इसाबेला ने मुझे कुछ बताया। हे एली, जब मैं कल स्कूल से घर वापस आई तो मैं हैरान हो गई ये देख के कि लूसी वहाँ पर थी। मैंने उससे पूछा वो यहाँ क्या कर रही है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहे उसकी मॉम आ गई। वो हमारी मेड है। कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो बोली उन्होंने लूसी को क्रिसमस के लिए किचन साफ करने बुलाया है। ओह हाँ, मैं जानती थी उसकी मॉम तुम्हारे यहाँ मेड है, पर इसके बारे में हम बात नहीं करते। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती, पर अचानक तुम्हारे घर में उसका होना ये ठीक नहीं है। शायद वो कुछ गड़बड़ करने वाली है। तो उस दोपहर हम दोनों ने लूसी पर नजर रखी। हमने दूर से देखा कि लूसी की मॉम उसे किचन साफ करने के तरीके बता रही थी, पर उसकी मॉम के जाने के कुछ सेकंड बाद ही कुछ तो धड़ाम से गिरा और लूसी चीखने लग गई। हमने भागकर देखा, लूसी जमीन पर गिरी पड़ी थी। एक शेल्फ टूट गई थी और किचन का सामान बिखरा पड़ा था। हमने उसे उठाना चाहा, पर वो दर्द में चिल्लाई और हिल नहीं पा रही थी। तभी लूसी की मॉम और इसाबेला के पेरेंट्स भी वहाँ दौड़ते हुए आ गए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह मॉम, मैं शेल्फ से कुछ लेने की कोशिश कर रही थी, पर शायद वो ठीक से लगी नहीं थी। सब कुछ अचानक से टूटकर मेरे ऊपर गिर गया। लूसी की मॉम ने इसाबेला के पेरेंट्स को देखा गुस्से से। ये सब आपकी गलती है। आप जानते थे शेल्फ टूटी हुई है, फिर भी आपने इसे ठीक नहीं किया। मैंने आपको कितनी बार बताया था। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी को चोट लगी। मैं आप पर मुकदमा करूंगी। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की सजा मिलेगी। इसाबेला के पेरेंट्स ने बहुत माफी मांगी, लेकिन लूसी की मॉम ने एक नहीं सुनी और एम्बुलेंस को बुलाया लूसी को ले जाने के लिए। मुझे लूसी के लिए बुरा लग रहा था, पर मुझे यकीन था उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई थी इसाबेला और उसके पेरेंट्स को तंग करने के लिए। पर उसे शायद ज्यादा चोट लगने की उम्मीद नहीं थी, पर पता लगा चोट तो वाकई बहुत ज्यादा लगी थी। कई महीनों तक लूसी चल नहीं पाई और कुछ दिनों बाद टीचर ने लूसी के घर पर एक ट्रिप प्लान करी उसे खुश करने के लिए। पर जैसे ही हम लूसी के रूम में गए, वो तो पागल हो गई। मुझे बुरी दोस्त कहा उसे धोखा देने के लिए और इसाबेला को भी बहुत बुरा भला कहा। एक सेकंड में मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, पर मैंने खुद को शांत किया।
तभी लूसी की मॉम आई और उन्होंने भी मुझे बुरी दोस्त कहना शुरू कर दिया। मेरी लूसी को और चोट पहुंचाने आई हो एली। तुम पहले ही साफ कर चुकी हो कि तुम किसकी दोस्त हो, पर तुम याद रखना इसाबेला, मुझे यकीन है वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारी दोस्त बनी है। ये हमेशा से एक चालबाज रही है। अचानक मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं लूसी की मॉम पर कूद पड़ी और इससे उन्हें चोट आ गई। हर कोई शॉक हो गया और मैं जानती थी मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैं रोते हुए भाग गई और जब मेरी मॉम को इसके बारे में पता चला वो बहुत गुस्सा हुई। एली, यकीन नहीं होता कि तुमने लूसी की मॉम पर हमला किया। उन्होंने मुझे कॉल पर धमकाया कि वो चाइल्ड सर्विसेज वालों को बुलाएंगी। उन्हें कहेंगे कि तुम्हें किसी पागल खाने में डालना चाहिए क्योंकि तुम दूसरे लोगों के लिए खतरा हो। मैं वाकई बहुत घबरा गई थी। पहले तो मेरा मन था कि मैं चीख चिल्लाकर खुद की सफाई दूं, पर उसकी जगह मैंने एक लंबी सांस ली, इसाबेला के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सोचा और अच्छा फील किया। मॉम, मैं जानती हूँ ये गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं अपना गुस्सा संभालने की कोशिश करूंगी, मैं अच्छी बनूंगी, वादा रहा। मॉम पहले हैरान हुई, फिर मान गयी, लेकिन फिर भी मेरा फोन छीनकर मुझे 1 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया। मैंने भी लड़ाई नहीं की, मैं ये डिजर्व करती थी। उधर स्कूल में इसाबेला ने बताया कि लूसी की मॉम उसके पेरेंट्स पर मुकदमा कर रही हैं। काश मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ कर पाती। लूसी और उसकी मॉम मेरी कही हुई कोई बात नहीं सुनेंगी। पर एक दिन मैं स्कूल के बाथरूम में थी और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो लूसी की मॉम थी। एली, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं लूसी की डायरी पढ़ रही थी और मुझे उसके बारे में सच पता चला है। वो तुम्हारे गुस्से का इस्तेमाल करती थी अपने फायदे के लिए। कभी कभी मुझे ये फीलिंग होती थी कि लूसी के साथ कुछ गड़बड़ है, पर मुझे यकीन नहीं था। क्या आप अब भी इसाबेला के पेरेंट्स पर मुकदमा कर मुझे चाइल्ड सर्विसेज में भेजेंगी? नहीं, मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं तुम्हें या इसाबेला के पेरेंट्स को और तकलीफ नहीं दूंगी। मैं लूसी का भी इलाज करवाऊंगी। शायद हम दूसरे शहर चले जाएं अपनी बहन के पास, ताकि वहाँ लूसी की थेरेपी करवा सकूं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ एली, और शुक्रगुजार हूँ कि इतना सब कुछ होने पर भी तुम लूसी की अच्छी फ्रेंड बनी रही। ये कह के वो मेरे गले लगी और चली गयी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे दुख था कि मैं दोबारा लूसी को मिल नहीं पाऊंगी, पर साथ ही साथ थोड़ा आजाद महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद इसाबेला आई। एली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसाबेला ने मुझे कस के गले लगाया और कई सालों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेडी और मैं मिसेस लैनकास्टर के परिवार के साथ चुपचाप बैठे थे जब उनका वकील वसीयत पढ़ रहा था। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बस देखते जाओ, मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, आज हम इकट्ठा हुए हैं स्वर्गीय मिसेस लैनकास्टर की वसीयत पढ़ने के लिए, जो कि एक बेहतरीन चरित्र की महिला थी। और ब्ला ब्ला ब्ला, बोरियत हो रही है, काम की बात पर आओ ना। वसीयत की ठीक से जांच करने के बाद ये साफ है कि मिसेस लैनकास्टर ने अपनी सारी जायदाद, जो कि $10 मिलियन की है, एक लड़की को दी है, मिस सेडी। वहाँ पर चुप्पी छा गई और सेडी अचानक रोने लगी। ओह माय गॉड, मैं हैरान हूँ। इस लायक बनने के लिए मैंने ऐसा क्या किया? बस पिछले 2 साल से उनकी इकलौती दोस्त थी, फिर भी प्यार की कीमत नहीं लगा सकते, बल्कि $10 मिलियन भी नहीं। पर मुझे बहुत खुशी हुई। अचानक मिसेस लैनकास्टर के परिवार वाले गुस्से से लॉयर के ऊपर कूद पड़े, उस पर चिल्लाए, उसके कपड़े फाड़े, रूम में फाइलें फेंक दी और सीधी बस मोड़ी और मुस्कुराई। हाय, मैं हूँ क्लोई और यहाँ क्या हुआ वो समझाने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी बड़ी बहन और मुझ में 2 साल का फर्क था और हम दोनों बहुत अलग थे। सीडी बहुत सुंदर थी, उसके ब्लॉन्ड बाल, नीली आँखें, जबकि मेरे थे काले उलझे बाल और आँखों का रंग पॉटी जैसा। मैं तो लोगों से शर्माती थी, पर सीडी अटेंशन की प्यासी थी और वो जानती थी इसे कैसे पाना है। एक बार हम एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए और केक कटने से पहले ही सीडी ने रोना शुरू कर दिया। क्या हो गया बेटा? मुझे माफ करना। ऐसा है कि जब से मेरी माँ बीमार पड़ी है, मुझे बर्थडे पार्टीज नहीं मिली और कोई इलाज भी नहीं है। क्या हो गया है माँ को? आओ। ओह बेचारी बच्ची, क्यों ना तुम ये केक काट लो। चलो एक विश करो। एक बार वो जानती थी कि आर्ट कंपटीशन हारने वाली है एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे से, तो वो जमीन पर गिर गई और नाटक करने लगी जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, और 1 ही मिनट में पूरी तरह ठीक भी हो गई। ऐसा होता है जब मैंने कई दिनों से खाया या पिया ना हो। इस आर्ट पीस पर मैं कब से मेहनत कर रही थी। और फिर जजेस ने उसको अवार्ड दे दिया। बचपन से ऐसा लगता था कि सबका ध्यान मेरी बहन की तरफ है और मैं उसकी परछाई में जीती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मुझे फोटोज लेना अच्छा लगता था और कैमरे के पीछे खुश होती थी। सीडी मेरी फेवरेट म्यूज थी। सीडी की पसंदीदा लड़की तो वही थी, पर मैं दूसरे नंबर पर आती थी। क्या मतलब मेरी बहन का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है? ये कोई हार्वर्ड नहीं है, तुम्हारी स्टूपिड क्लास है। तुम्हारी पार्टी की गेस्ट लिस्ट में क्लोई के लिए जगह नहीं है?
जगह बना सकते हो अपनी मॉम को अनइनवाइट करके। सीडी की फ्रेंड ने एक बड़े बैंड को इनवाइट किया था अपनी पार्टी में और मुझे बहुत मजा आया। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। ये पार्टी बहुत मजेदार है। ये पार्टी बकवास है और ये शहर भी। तुम्हें बढ़िया बढ़िया पार्टीज में लेके जाऊंगी जब मैं हॉलीवुड की स्टार बनूंगी, और वो तो होना ही है। मतलब मेरी शक्ल को तो देखो। मेरे पेरेंट्स की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। हम बहुत अमीर तो नहीं थे पर गरीब भी नहीं थे। उन्होंने वादा किया था कि स्कूल के बाद सेडी को एक एक्टिंग एकेडमी में भेजेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए सेडी मिसेस लैनकास्टर का ध्यान रखने लगी। हमारे शहर की एक अमीर औरत। अक्सर सीडी उनके मैंशन में मुझे चुपके से घुसाती और मैं घंटों बिताती उनकी लाइब्रेरी में। लाइफ अच्छी थी, लेकिन मेरे 16 साल के होने के कुछ दिन बाद एक बुरी खबर मिली हमें कि एक इलेक्ट्रिकल फायर से हमारी दुकान पूरी तरह जल गई थी। तुम्हारी माँ और मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। सीडी, हमें माफ कर दो, पर हम तुम्हें एले नहीं भेज पाएंगे। हैरानी की बात है, सीडी जरा भी निराश नहीं हुई। अगले कुछ महीनों वो मिसेस लैनकास्टर के घर पर काम करती रही। फिर एक दिन उसने हमें बताया कि उस बूढ़ी औरत का देहांत हो गया और यहाँ से शुरू हुआ बवाल। जब लॉयर ने बताया कि मिसेस लैनकास्टर ने अपनी सारी जायदाद सीडी को दे दी है, उनकी फैमिली पागल हो गई। पर सीडी बड़े आराम से बाहर निकली वहाँ से। वकील के साथ बाद में पेपर फाइनल करूंगी। रुको सीडी, तुम पहले से जानती थी कि मिसेस लैनकास्टर तुम्हें सब देने वाली है? गैस करना मुश्किल नहीं था। उनको अपनी फैमिली से प्यार नहीं था। उनको तुमसे भी इतना प्यार तो नहीं था। जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, मैंने बस एक आइडिया दिया था नई वसीयत बनाने का। उन्होंने बाकी सब अपनी मर्जी से किया। वो 90 साल की आधी पागल थी सीडी। पिछली बार जब उनसे मिली तो उन्होंने मुझ पर एप्पल चोरी करने का इल्जाम लगाया अपनी माँ के खेत से। इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दोगी तुम? मैं करोड़पति बन चुकी हूँ क्लोई। तुम ये पैसा नहीं ले सकती, ये हमारा नहीं है। ठीक कहा, ये मेरा है। सोचो मॉम डैड के लिए चीजें कितनी आसान कर सकती हूँ। ये बकवास थ्योरी उनको मत बताना और मुझे मदद करने दो। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। हम मिसेस लैनकास्टर के मैंशन शिफ्ट हो गए। मेरे पेरेंट्स ग्रोसरी स्टोर फिर से बनाने लगे और सीडी ने अपने लिए एक महंगा सा एक्टिंग कोच रखा। अचानक हम खाने लगे चांदी के बर्तनों में। नौकरों की लाइन थी हमारे यहाँ और सीडी ऑर्डर करती थी ड्रेस पेरिस से, जूते मिलान और परफ्यूम्स लंदन से। मैं तुम्हें एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल भेज सकती हूँ क्लोई। नो थैंक यू। कम से कम नए कपड़े तो खरीद लेने दो। जरूरत नहीं है। ओके, फिर एक बढ़िया नया कैमरा। तुम्हें एक फोटोग्राफी चैनल शुरू करना चाहिए। तुम्हें फॉलोअर्स भी खरीद के दे दूंगी। यार तुम बस करोगी? सीडी, तुमने चालाकी से एक बूढ़ी औरत से उसकी जायदाद ले ली और उसके परिवार को लूटा है। तुम रात में सोती कैसे हो? अच्छे से, रुई के गद्दे और मखमल की चादर के बीच। और कभी कभी अगर नींद ना आए तो भेड़ गिनती हूँ। पर ऊन की जगह मेरे भेड़ के ऊपर लगा है पैसा और घास की जगह वो कूदती है खूब सारे पैसों के ऊपर। उससे मैं एकदम अच्छे से सोती हूँ। पर सीडी ने जो किया उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और इससे हम दोनों के बीच दरार आ गई। हद तो तब हो गई जब सीडी ने एक शाम पार्टी रखी और वो दिखा रही थी टेलर स्विफ्ट का एक जूता जो उसने नीलामी में $75,000 का लिया था। तुम्हें इसे वापस करना होगा। स्वीटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्यों ना थोड़ी दवाई लेकर आराम से लेट जाओ। नहीं, तुम्हें इसे बेचकर सारा पैसा उसके ओनर को लौटाना होगा, बल्कि हमें ये सब कुछ लौटाना होगा। जूते को छूने के बारे में सोचना भी नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। सीडी मुझ पर कूद पड़ी। हम दोनों तेजी से लड़ने लगे और हमारे पेरेंट्स ने हमें अलग किया। और जब हम अकेले थे मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे पेरेंट्स हैरान रह गए। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं। मैं 18 साल की हूँ और इस जायदाद पर मेरा हक है। अगर आपको अपनी जिंदगी में वापस जाना है तो चले जाओ। दुकान के लिए दिया पैसा मेरे पेरेंट्स ने सीडी को लौटा दिया और उस रात हम अपने पुराने घर चले गए। अगले दिन हमें पता लगा कि सीडी ने मैंशन को बेचा और एलए शिफ्ट हो गई है। मुझे बुरा लग रहा था कि हमारे बीच चीजें इतनी बिगड़ गईं। मॉम एंड डैड वापस नौकरी पे लग गए। मैं भी हेल्प करना चाहती थी तो मैंने फोटोग्राफी के लिए एक वेबसाइट बनाई और ट्यूटोरियल वाला यूट्यूब पर एक चैनल भी बनाया। जब तक मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया मैं दोनों से थोड़ा पैसा कमाने लगी थी। जल्दी मेरी पहली सोलो एग्जीबिशन होने वाली थी और सबसे अच्छी फोटो के लिए मैं सनराइज के टाइम पर लेक पर गई। मैं अपनी सबसे अच्छी फोटो लेने वाली थी कि अचानक तेज आवाज से मैं घबरा गई। कुछ ही दूर पर एक लड़का नीचे बैठकर रोते हुए बोल रहा था, आँखों आखिरी बार देख लो, बाहों आखिरी बार गले लग लो और होंठ होंठ तुम भी कुछ कर लो। कहीं और जाने का कष्ट करोगे रोमियो, मुझे काम करना है। लड़के ने हैरान होकर मुझे देखा और वाओ, बड़ा हैंडसम था। मैं भी काम कर रहा हूँ बेब, मैं एक एक्टर हूँ। वाकई? मुझे तो लगा तुम पागल हो। मुझे एक जरूरी ऑडिशन देना है और मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, मुझे बस यहाँ पर 20 मिनट चाहिए, तो प्लीज थोड़ी देर शांति बनाओगे। मैं अपने कैमरे की तरफ मुड़ी और देखा वो लड़का मेरे सामने पोज मार रहा है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं बेब, जितनी चाहे उतनी फोटो ले लो। मेरा मतलब थोड़ा हिल सकते हो? एक एक्शन शॉट सही है, क्या करूँ मैं?
हाथ के बल खड़े हो जाऊं या बाइसेप्स दिखाऊं? ये एक नंबर का गधा था क्या? ठीक है, तो एक फोटो लेते हैं जिसमें तुम तालाब को ध्यान से देख रहे हो। लड़के ने तालाब की तरफ देखा और तुरंत ही रोने लगा। अच्छा था। एक ट्राई करते हैं जिसमें तुम रोना नहीं। हाँ, ऐसे ही रहो। मैं ब्लेक हूँ, मुझे इंस्टा पर फॉलो करो @BlakeIsAGreekGod। वो नहीं होगा। गुड लक और गुड बाय। ब्लेक वाली फोटो एक्चुअली काफी अच्छी आई थी। मैं हैरान रह गई जब किसी आर्ट कलेक्टर ने एग्जीबिशन में उसे खरीदना चाहा $5000 में। बाद में उस रात को मैंने ढूंढ ही लिया ब्लेक द ग्रीक गॉड को इंस्टाग्राम पे। उसे मैसेज करके पूछा कि क्या मुझे कैफे पे मिलेगा। मुझे लगा थोड़ा पैसा उसे भी मिलना फेयर होगा। मैं जानता था तुम्हारा मैसेज आएगा। मैं महसूस कर सकता था हमारे बीच का तेज कनेक्शन। वाह, मुझे तो सिर्फ पछतावा महसूस हो रहा है। ये रहा तुम्हारा चेक, दोबारा मत मिलना। ओ कम ऑन, एक कॉफी से क्या होगा? तुम्हें हायर करना चाहता हूँ मेरी फोटोज लेने के लिए। ऑडिशन टेप के साथ उन्हें हॉलीवुड भेजूंगा। तुम हॉलीवुड जाना चाहते हो? ओह, बिल्कुल। इस शक्ल को देखो, कला का नमूना है। ठीक है, एक कप कॉफी पी सकती हूँ। ग्रेट। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी आंखों का रंग बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल जैसे पतझड़ के पत्ते या चॉकलेट। मेरी आंखों का कलर पॉटी जैसा है। तुम्हें अपनी तारीफ करने वाला कोई चाहिए बेब। मैं शहर में नया हूँ और मेरे दोस्त भी नहीं है। मुझे खुशी होगी ये काम करके। वो काफी सीरियस था। शुरुआत में तो मुझे बहुत सिली सा लग रहा था, पर एक्चुअली वो काफी स्वीट और फनी है। अक्सर मेरे शूट्स में साथ आता, मेरा बैग कैरी करता, और उसके हिसाब से अच्छा टाइम का मतलब है घर पे मूवीज देखना, पिज्जा खाना और फेस मास्क लगाना। मुझे इसकी फोटो खींच के पोस्ट करनी चाहिए। बड़े मैनली लग रहे हो। या बेब, असली मर्द अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और दिल की बात करते हैं। सीडी के बाद मेरा पहला अच्छा दोस्त बना था, पर उससे बहुत अलग था। मैं हमेशा सीडी की छाया में रहती और उसका साइडकिक बनकर वैसे मैं खुश थी, पर ब्लेक मुझे मेन कैरेक्टर फील कराता था और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा। एक दिन मैं अपने स्टूडियो में कुछ फोटोज एडिट कर रही थी कि अचानक ब्लेक आया और मेरी चेयर तेजी से घुमाई। हम हॉलीवुड जा रहे हैं बेब। क्या? एक बड़े प्रोड्यूसर को मेरा ऑडिशन टेप पसंद आया और वो मुझे अपनी नई मूवी में ले रहा है, और उसे अपने प्रोमो के लिए एक फोटोग्राफर भी चाहिए था, तो मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। ये बहुत अमेजिंग है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हमारे लिए। और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम जानती हो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और मेरे डैड भी व्हीलचेयर में हैं और मेरी दादी इसी शहर में रहती थी, पर डैड आर्मी में थे और देश के बाहर पोस्टेड थे, तो कई सालों से उनसे नहीं मिले। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। मेरे परिवार को उनकी जायदाद मिलने वाली थी, उससे हमारी बहुत मदद होती, पर उनकी केयर टेकर ने उन्हें धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। उसकी बातें सुनकर मेरा खून सूख गया। काफी मुश्किल रहा है। कई बार मैंने हॉलीवुड के सपने को भूलने के बारे में भी सोचा, पर लगता है चीजें अब फाइनली बदल रही हैं और तुम मेरा लकी चार्म हो क्लोई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने पास आकर मुझे किस किया, पर मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, सही कहा, मैं भी। वैसे तुम्हारी दादी का नाम क्या था? मिसेस लैंकास्टर। तुम ठीक हो बेब? क्या मेरी किस से तुम्हारी सांस रुक गई? बिल्कुल रुक गई। पूरी रात में बेचैन रही। आखिर कैसे बता सकती थी ब्लेक को कि मेरी बहन ने उसकी दादी को लूटा था, पर बिना बताए ये जॉब कैसे ले सकती थी? ये जॉब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी। आखिर मैंने डिसाइड किया कि एक ही रास्ता है, हॉलीवुड जाना, सेठी से मिलना और उसे कन्विंस करना कि वो सारा पैसा लौटाए। देखते ही देखते हम हॉलीवुड पहुँचे। शूट के पहले दिन हम वहाँ पहुँचे और ब्लेक को खींच लिया गया हेयर और मेकअप के लिए। मैं इधर उधर घूम के थोड़ी फोटोज लेने लगी कि तभी एक जाना पहचाना चेहरा मेरे लेंस के सामने आया। सीडी? क्लोई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ काम करती हूँ मैं, और मेरे हॉलीवुड का नाम है संडे। मैं भी यहाँ काम करती हूँ, मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ। और तभी ब्लेक वहाँ पर आ गया। हे बेब, तो तुम हीरोइन से मिल ही ली? वो हॉलीवुड की उभरती स्टार है और मैं एक्साइटेड हूँ उसके साथ काम करने के लिए। पर गलत मत समझना संडे, मूवी का रोमांस नकली है और मेरा दिल किसी और के पास है। हालात कितने बिगड़ते जा रहे थे। सेडी से मिलना तो मैं चाहती थी, पर ये नहीं चाहती थी कि ब्लेक भी उससे मिले। साथ में काम करना तो दूर की बात है। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मुझे देखना पड़ता अपनी बहन को मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए, और फिर उन्हें ले जाया जाता इंटरव्यूज के लिए। जब भी मैं सेडी से अकेले मिलने की कोशिश करती, वो गायब हो जाती। तो एक दिन मैं सेडी की कार की डिक्की में छुपी और सीधा उसके अपार्टमेंट तक गई। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर माफी नहीं मांगने वाली तो मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, माफी मांगने आई हूँ। एक बार जब अंदर पहुँचे तो मैं उसकी तरफ गुस्से से मुड़ी। पता था माफी नहीं मांगोगी। सेडी, तुम्हें मिसेस लैंकास्टर का पैसा उनकी फैमिली को लौटाना होगा। ओह माय गॉड, फिर से वही? तुम तो उनके फैमिली लॉयर से भी बुरी हो। तुम जानती हो ब्लेक कौन है? वो मिसेस लैंकास्टर का पोता है। क्या क्या पता उसे कि उसकी दादी के केयर टेकर ने चालाकी से सारा पैसा ले लिया? वो ये नहीं जानता वो तुम हो, मेरी बहन, उसकी प्यारी को स्टार संडे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरा योगा इंस्ट्रक्टर आ गया, तुम्हें जाना होगा।
मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, पर ये बात अभी पूरी नहीं हुई। जब मैं होटल पहुंची तो देखा ब्लेक बिस्तर पर बैठा है और उसका सारा सामान पैक था। हे, क्या चल रहा है? तुमने मुझे गलती से कॉल कर लिया जब अपनी बहन से मिलने गई थी। संडे नहीं, सेडी। हाँ, वो जिसने मेरी दादी का पैसा चुराया। ब्लेक सुनो, तुमने मुझे बताया कैसे नहीं? बताना चाहती थी पर फिर मैंने सोचा कि चुप रहकर मेरा इस्तेमाल करोगी और ये जॉब लोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर आई थी अपनी बहन को मनाने की वो सारा पैसा तुम्हें लौटा दे। प्लीज मेरा यकीन करो। नहीं करता। काश तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर पाता, पर तुम दोनों जैसे प्लान मैं नहीं बना सकता। अब मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। मैं घर जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और कुछ चीजें पैसे से ज्यादा जरूरी होती हैं, तुम नहीं समझोगी। ब्लेक चला गया और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने शांत होने की कोशिश करी पर मेरे सीने में डर बढ़ता जा रहा था। पहले मेरी बहन ने मुझे छोड़ा, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने। मेरा रोना नहीं रुक रहा था, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ थी सेडी। ओह थैंक गॉड, तुम उठ गई। क्या हुआ? मैं तुमसे मिलने आई और तुम बेहोश पड़ी थी। ब्लेक को सब पता लग गया और वो चला गया। शायद मुझे एक पैनिक अटैक आया था। तभी अचानक सेडी रोने लगी। क्लोई, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मुझे ईविल समझती हो। हाँ, मैंने बोला मिसेस लैनकास्टर को नई वसीयत बनाने के लिए, पर वही कहती थी कि उनका इकलौता बेटा सालों से मिलने नहीं आया और बाकी का परिवार लालची है। वो लोग भी इस पैसे के हकदार नहीं थे। विश्वास करो, तुम्हें अब भी लगता है तुमने सही किया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ब्लेक के परिवार को इस पैसे की जरूरत है। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रहा? तुम्हें यकीन है कि वो मिसेस लैनकास्टर का पोता है? मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती, बस चली जाओ सेडी। सुनो क्लोई, नहीं, चली जाओ। अगले दिन सेट पर अफरा तफरी मच गई थी। प्रोड्यूसर बार बार कोशिश कर रहा था ब्लेक को कॉल करने की, पर ब्लेक अपना फोन उठा ही नहीं रहा था। मैं दुखी होकर एक कोने में बैठी हुई थी कि अचानक मुझे डैड का कॉल आया। क्लोई, मैं जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा मांग रहा हूँ, पर क्या तुम घर आ सकती हो? मेरे एक दोस्त ने मुझे मौका दिया है एक बड़े से ग्रोसरी स्टोर को चलाने का, पर वो टेक्सास में है, तो मुझे सारी मदद चाहिए होगी। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे सपनों का जॉब है, पर बहुत अच्छी बात है डैड, और बिल्कुल हेल्प करूँगी। मैं अगली ही फ्लाइट लेकर घर आती हूँ। मैंने फोन रखा और मुड़कर देखा, सेडी मेरे पीछे खड़ी थी। तुम जा रही हो? हाँ, डैड को मेरी हेल्प चाहिए। सुनो, अगर ब्लेक वापस नहीं आया तो उसको वो रिप्लेस कर देंगे और जल्द ही मूवी फिर से बनना शुरू हो जाएगी। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, तुम्हारी करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। जानती हो क्या सेडी, यकीन नहीं होता कभी मैंने तुम्हारी इज्जत करी, ये सोचा कि तुम्हें मेरी परवाह है। उम्मीद है अपने सक्सेसफुल करियर से ही खुश रहो, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये कहकर मैं घर चली गई। मैंने अपने पेरेंट्स की मदद करी शिफ्टिंग में। एक शाम एक बॉक्स को कार पर लेके जा रही थी कि मुझे रास्ते में कोई मिला। मैंने देखा तो वो था ब्लेक। तुम्हें यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी? तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं काफी गुस्से में था, पर फिर सेडी ने मुझसे बात करी। बल्कि अभी वो तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात कर रही है। सेडी यहाँ पर है? क्या कहा उसने तुमसे? उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे $10 मिलियन का चेक दे रही थी, पर मैंने उसे आधा रखने के लिए कहा। मेरी दादी का ख्याल तो रखा था, और उसने मुझे मूवी में वापस आने के लिए कहा क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स बदसूरत हैं, उसके साथ अच्छे नहीं लगते। हाँ, सेडी ऐसे ही बोलती है। उसने ये भी बताया कि उसके पैसा लेने के फैसले से तुम खुश नहीं थी और वो एक बुरी बहन रही है। मुझे तुम्हें पहले ही सब बताना चाहिए था। और मुझे तुम्हें इसका मौका देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सुनो, सीडी तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ पैसे दे रही है ताकि वो अपने बिजनेस के लिए हेल्प हायर कर सकें। तुम्हें उनके साथ जाकर अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कोई चांस है कि मेरे साथ हॉलीवुड में तुम वापस आओगी? सोच सकती हूँ, अगर तुम विनती करो और वादा करो कि हर रोज मेरा पैर दबाओगे। बिल्कुल, पर पहले तुम्हें किस कर सकता हूँ बेब? बिल्कुल कर सकती हूँ। उसके पहले क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? प्यास की वजह से आधी रात को मेरी नींद खुली और जब मैंने समय देखा तो लगभग बेहोश हो गई। रात के 3 बजे थे, शैतान का समय। मैंने वापस सोने की कोशिश करी लेकिन नहीं सो पाई। चल यार, भूत असली नहीं होते लेकिन प्यास असली है, तो अपनी हिम्मत जुटाओ और जाकर अपना ठंडा पानी पियो। हनुमान चालीसा जपते मैं किचन में गई, लेकिन अचानक मुझे एक परछाई हिलती दिखी। अरे मेरे भगवान, क्या ये शैतान है? मैं चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा भाई केविन था, जो कि अजीब लग रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा बेसमेंट तक किया और ये देख के चौंक गई जब उसने एक रहस्यमय दरवाजा खोला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता, उसने मुड़कर मुझे देख लिया। इसके बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना, स्पेशली डैड से, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? क्या है उस कमरे के अंदर?
वो मेरा सर थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोला। खुद शैतान। फिर कमरे के अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और मैं डर से कपकपाती कंफ्यूज्ड खड़ी रही। हाय, मेरा नाम है केंद्रा और ये मेरी कहानी है कि कैसे मेरे मिस्टीरियस भाई ने मेरी जिंदगी बदल दी हमेशा के लिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उस रात जो हुआ उसके बाद मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जाकर बेसमेंट का दरवाजा चेक करा, लेकिन बदकिस्मती से उसमें इतने सारे ताले लगे थे। केविन पक्का यहाँ पर कुछ छुपा रहा था और मैं क्यूरियोसिटी से मरे जा रही थी। डिनर के दौरान आखिरकार मैंने उसे घेर ही लिया। तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई सपना नहीं देखा? क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो रात काफी अजीब तो थी, हो सकता है वो सही हो। डैड के आने की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई। बेटा, समय आ गया है कि तुम कंपनी संभालो। अगले हफ्ते तुम्हें सबसे मिलाने के लिए हम एक पार्टी रखेंगे। सभी तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन डैड। लेकिन नहीं, तुम कुछ महीनों में ग्रेजुएट हो जाओगे तो तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत, समझे? ऑफ कोर्स मेरा भाई उन्हें ना तो नहीं कह सकता था। वो हमेशा से उनका फेवरेट था, उनका गोल्डन बॉय, एक परफेक्ट बेटा। और मैं तो उनके लिए अनजान ही थी। अगर माँ जिंदा होती तो शायद चीजें अलग होती। उस रात में सोने जा ही रही थी, लेकिन अचानक केविन को अपने दरवाजे पर देखकर मैं लगभग चीख ही पड़ी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जिंदा क्या महसूस कराता है केंद्रा? हाँ, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? जितना कम जानो उतना अच्छा है। गुड नाइट पीनट। पीनट? ये कहाँ से आया? ये आज तक हमारे बीच हुई सबसे लंबी और सबसे अजीब बात थी। वो मुझसे 1 साल बड़ा था और बचपन से ही हम कभी करीब नहीं थे। वो अपना समय या तो पढ़ते हुए बिताता, या पियानो पर अपने सोनाटास को परफेक्ट करते हुए, या फिर डैड के साथ चेस खेलते हुए, बिजनेस डिस्कस करते हुए। हम स्कूल में भी ज्यादा नहीं मिलते थे क्योंकि वो अपना सारा टाइम या तो अपने बेस्ट फ्रेंड सेड्रिक या फिर अपनी फैन गर्ल्स के साथ घिरे हुए बिताता। अगली सुबह मेरी नींद डैड के चिल्लाने की आवाज से खुली जो लाइब्रेरी से आ रही थी। मैं भागकर चेक करने पहुंची और देखा कि हमारी एक मेट को केविन के तकिए के नीचे एक खत मिला था। उसको पढ़कर मैं दंग रह गई। केविन चला गया था। ये नहीं बताया कि कहाँ गया और कब वापस आएगा। बस इतना लिखा था कि मेरा इंतजार मत करना। ऐसी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता था, लेकिन अपने बेटे से नहीं। वो एक जिम्मेदार नौजवान है। वेल, खत देखकर तो नहीं लगता। लेकिन पार्टी इस वीकेंड है। कुछ भी हो जाए तुम्हारे भाई को यहाँ होना होगा। हमने केविन को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई और डैड तो पागल हो रहे थे। एक रात वो मेरे कमरे में आए और मेरा चेहरा जांचने लगे। तुम चलोगी, तुम वो बनोगी। कौन बनूंगी? केविन, अगर तुम्हारा भाई अपना बेवकूफाना सफर खत्म करके 11 की रात नहीं आया तो तुम केविन बनकर जाओगी। पर डैड, मुझे नहीं लगता कि मैं। केंद्रा, तुम एक समझदार लड़की हो, बिल्कुल कर सकती हो। तुम हमारी कंपनी को बेइज्जती से बचाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उपलब्धियों की मैंने कभी तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए करोगी, स्वीट हार्ट? मैंने कभी डैड को मुझसे ऐसे बात करते नहीं सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं उनकी बात मानने लगी थी। और वैसे भी ये बस एक रात की तो बात है ना? मुझे बस अपने बाल एक विग के नीचे छुपाने हैं, केविन जैसे कपड़े पहनने हैं और मुस्कुराना है और सबसे बात करने से बचना है। सिंपल। जब वो दिन आ गया तो मेरी तो घबराहट से पसीने छूट रहे थे। बहुत सारे खास मेहमान आए थे और डैड मुझे इशारे कर रहे थे कि मैं गड़बड़ ना करूं। किस्मत से पार्टी शानदार रही और मुझे लगा कि मेरा काम अब खत्म। लेकिन फिर डैड मेरे पास आए। अच्छा किया तुमने। अब हमें पक्का करना होगा कि तुम्हारा भाई अपनी क्लासेस फेल ना करे और ग्रेजुएट हो जाए। तुम स्कूल केविन बनकर जाओगी। लेकिन केंद्रा, यानी मेरा क्या और मेरे ग्रेड्स? मैं स्कूल को कॉल करके बोल दूंगा कि एक इमरजेंसी के लिए तुम देश के बाहर गई हो। किसी चीज में फेल हुई तो वो समर क्लास में कर लेना। लेकिन कुछ नहीं, ये तय हो चुका है। और ध्यान रखना, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन केविन और मैं बहुत अलग थे। इस पर बहुत बार सोचने के बाद मैंने ये करने का फैसला किया। ये मेरा मौका था डैड को इम्प्रेस करने का और मुझे बस एक छोटी सी चीज करनी थी, अपने भाई के बारे में सब कुछ सीखकर उसके जैसे बनना। मैंने उसका रूम चेक किया पर वहाँ कुछ काम का नहीं मिला। मुझे उसके सबसे करीबी दोस्त से मदद मांगनी होगी, सेड्रिक। लेकिन एक दिक्कत थी, स्कूल में या कभी जब वो हमारे घर पर आता, मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी क्योंकि जब भी हमारी नजरें मिलती मेरे होश उड़ जाते। वो इतना हैंडसम था कि उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती। लेकिन इस बार कोई चारा नहीं था और मैं जानती थी कि वो स्कूल में कहाँ मिलेगा, म्यूजिक रूम में। जब मैंने रूम के अंदर झांका तो देखा कि वो वायलिन बजा रहा था और मैं मंत्रमुग्ध हो गई। तभी उसने बजाना बंद किया और मुझे देखकर मुस्कुराया। बस उसकी आंखों में मत देखना, सब ठीक रहेगा। क्या तुम्हारी रूह कांपी? हाँ? वो ताल, वो जज्बा, वो क्लाइमैक्स। सॉरी, लेकिन मुझे म्यूजिक का शौक नहीं है। मैं पीछे हटी और वो मेरी तरफ आने लगा।
अच्छा ये बताओ, क्या इससे रूह कांपी? मेरी तो अचानक बोलती बंद हो गई। तुमने पहली बार मुझसे बात की है और मैं हैरान हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? कपकेक? कपकेक? मैंने अपने आप को संभाला और उसका हाथ झटक दिया। पहले तो मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ, और दूसरी मैं यहाँ तुम्हारे पास रूह और म्यूजिक की बात करने नहीं, केविन के लिए आई हूँ। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने तुम्हारे डैड से पहले ही बात कर ली है। केविन भाग गया और नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढें। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जानती हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने उसे अपनी डैड की मांगों के बारे में बताया और वो हंस पड़ा। ये तो बहुत बकवास आइडिया है। तुम दोनों एक जैसे लगते हो, लेकिन एक लड़का लगने के लिए तुम बहुत क्यूट और गर्ली हो। रुको, मैं उसे क्यूट लगती हूँ? मैं बहाना मार के बाथरूम गई और अपने आप को शांत किया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। मुझे पूरा दिन लगा और फाइनली मैंने उसे वायलिन बजाते स्कूल गार्डन में देखा। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे या बस पूरा दिन वायलिन ही बजाते रहोगे? मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जो मुझसे नजरें मिलाते हैं। वो ऐसे क्यों कर रहा था? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उससे नजरें मिलाई, और शुक्र है कि मैं अपने आप को संभाल पाई जब तक वो मुस्कुराने नहीं लगा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे भाई जैसी हैं, बहुत खूबसूरत। तो उसे मेरे भाई की आंखें पसंद हैं? ये तो अजीब है। Whatever, तो हम शुरू कहाँ से करें? तुम्हारे रूप रंग से, और काफी मेहनत लगेगी। मेकओवर के लिए वो मुझे मॉल लेकर आया ताकि मेरे बाल कट सकें, और घंटों लग गए मुझे मेरे प्यारे बालों को गुड बाय कहने में। अपने बालों की किस्मत स्वीकारने के बाद हमने केविन के स्टाइल के कुछ कपड़े ट्राई किए। जब मैं लेदर जैकेट पहन के बाहर आई तो वो जिप लगाने के लिए मेरे पास आया। वो इतना पास था, मेरी सांसें रुक गईं। अब परफेक्ट लग रहा है। फिर उसने मुझे केविन के चलने और खड़े रहने का तरीका और हाव भाव सिखाए। तुम्हें तेज चलने के लिए कहा है, गुंडे की तरह नहीं। और अपनी छाती थोड़ी बाहर करो। ऐसा सोचो कि तुमसे मर्दाना यहाँ कोई नहीं। ऐसे? उसने मेरी कमर पकड़ के मुझे गाइड किया और मुझे लगा मैं अपने होश खो दूंगी। तभी मैंने कुछ लड़कियों को नोटिस किया जो हमें देखकर बातें कर रही थीं। दोनों लड़के कितने क्यूट है, मैं तो किसी को भी ले लूं। और उनके बीच कितना प्यार है। OMG, प्यार की जीत हुई। ग्रेट, अब हम लोग एक गे कपल थे। सेड्रिक ने मुझे केविन के इंटरेस्ट के बारे में बताया और मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई भोंदू है। उसे स्पंज बॉब इतना पसंद है कि उसने समुद्र में डुबकी लगाकर असली स्पंज बॉब से मिलने का भी सोचा था। लेकिन एक बात से मेरी आंखें भर आईं। और वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे लगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने दूरी बनाए रखी। क्या ये सच नहीं है? उसे तुम्हारा बहुत ख्याल है। उसने मुझे तुमसे भी बात करने से मना किया क्योंकि मैं दिक्कत देने वाला लगता हूँ। ओह हाँ, दिक्कत तो तुम देने वाले हो मेरे दिल को। उस वीकेंड हमने तब तक प्रैक्टिस करी जब तक मैं रेडी नहीं हो गई। जब हम फाइनली स्कूल पहुँचे तो मैं उसके करीब ही रही और समय समय पर लोगों पे मुस्कुरा देती। अपने भाई की नकल मैं बहुत अच्छे से करने लगी थी। लेकिन फिर आया लंच टाइम। लंच के लिए हम टेबल पर बैठे थे कि तभी अचानक कोई मेरी गोद में आया और मेरा गाल चूम लिया। वो लॉरेन थी, स्कूल की सबसे सुंदर और सबसे कूल लड़की। भैंस की टांग, ये क्या हो रहा था? क्या अब मेरी किस नहीं अच्छी लगती? ऐसे लग रहा है तुमने कोई भूत देख लिया। मेरी शक्ल टमाटर सी लाल हो गई जब वो मेरे कान में हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी जैसी देवी को नापसंद तो कर ही नहीं सकता। वाओ, तुम कब से इतने चीजी हो गए? मैंने डर के सेड्रिक की तरफ देखा, लेकिन वो नालायक तो अपनी हंसी रोकने में लगा हुआ था। मैंने लात मारी उसे टेबल के नीचे। वो मीचा तो अच्छा लगा। फिर बाथरूम जाने के बहाने से मैं उसे अपने साथ ले गई। वहाँ उसने मुझे बताया कि केविन काफी टाइम से लॉरेन को डेट कर रहा था और मुझे तो पता ही नहीं था। अगले कुछ दिन तक लॉरेन मुझसे चिपकी ही रही। ये नॉर्मल था, लेकिन एक छोटी सी डिटेल कि मैं उसकी असली बॉयफ्रेंड नहीं थी। और इन सब के दौरान सेड्रिक मेरी मदद करने की जगह मेरी तकलीफ में मजे ले रहा था। हम अपनी आखिरी क्लास की तरफ जा रहे थे जब अचानक किसी ने मुझे खींचकर दीवार पे सटा दिया। तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो आजकल, और मुझे ये पसंद है। इससे पहले कि वो मुझे किस करे, मैंने अपनी शर्ट के अंदर कीड़ा होने का बहाना किया और भाग गई। मुझे सेड्रिक से बात करनी ही थी, और हमेशा की तरह वो मुझे म्यूजिक रूम में मिला। हमें लॉरेन को बताना होगा। तभी अचानक लॉरेन वहाँ पर आ गई। क्या बताना होगा? 1 मिनट, ये मत कहना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या? सेड्रिक ने फाइनली वायलिन बजाना बंद किया और मेरी तरफ मुस्कुराया। मैं तो स्ट्रेट हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नहीं पता। ओह बेबी, तुम जानते हो ना, तुम चाहे जैसे आइडेंटिफाई करो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। वेल, सुन के अच्छा लगा। लॉरेन को देख के लगा कि वो मान गई, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं केविन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी बहन केंड्रा हूँ और केविन होने का नाटक कर रही हूँ। फिर मैंने उसको सब कुछ समझाया। ओह ओके, अब समझ आया कि तुम इतना अलग लुक और बिहेव क्यों कर रहे हो। बस इतना। क्या तुम्हें केविन पर गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे केविन की शरारतों की आदत है।
तो मैं इस मिशन में कोई हेल्प कर सकती हूँ। बस किसी को इसके बारे में बताना मत। समझ गई बेबी। सच जानने के बाद भी उसने मुझे मेरे गाल पर किस किया और इससे सेड्रिक की हंसी छूट गई। उस दिन से मैं उन दोनों के साथ घूमने लगी। उन्होंने मुझे मेरे भाई के बारे में ऐसी चीजें बताई जो मुझे पता ही नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि वो इतना बोरिंग नहीं था जितना मुझे लगता था। एक दिन सेड्रिक मुझे अपने साथ म्यूजिक रूम ले गया और उसकी नई कॉम्पोजिशन को सुनने के लिए कहा। उसके साथ जाकर गड़बड़ी कर दी मैंने, क्योंकि वायलिन पर उसकी उंगलियां लहराती, मीठी धुन के साथ उसका चेहरा झूमता और मेरे दिल के अंदर खतरे की घंटी बजने लगती। मैंने अपने आप को शांत करके उसके गाने की तारीफ की। तुम्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद है ना? क्लासिकल म्यूजिक से लोगों के दिलों को छूना अच्छा लगता है। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? मैं जानना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने पैशन के बारे में बताया, जो कि था फैशन डिजाइनिंग। मैं अपनी डिजाइन्स रोज बनाती थी, लेकिन जब डैड को वो मिली तो उन्होंने वो सब जला दी। उन्हें ये फालतू और उनकी कंपनी के लिए बेकार लगा। माफ करना, लेकिन तुम्हारे डैड इस दुनिया के सबसे बड़े जर्क हैं। वो तुम्हें और केविन को अपनी कंपनी की संपत्ति मानते हैं, कभी अपना बेटा या बेटी नहीं। तुम सही हो, लेकिन इससे बस मेरी उनकी प्यार और सम्मान पाने की चाह बढ़ी। किसी दिन उम्मीद है कि तुम अपने मन के करने की हिम्मत जुटा पाओगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो मेरे करीब आया और मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगा, लेकिन फिर अचानक ही वो वापस प्लेटफॉर्म की तरफ गया और वायलिन बजाने लगा। ये सब क्या था? म्यूजिक रूम में हुई उस घटना के बाद मुझे लगा कि शायद सेड्रिक भी मुझे पसंद करता हो। लेकिन एक दिन खाली क्लासरूम में मैंने उसे लॉरेन से बात करते सुना। तुम्हें केंड्रा पसंद है ना? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। वो शब्द काफी थे सच्चाई को अपनाने के लिए। सेड्रिक बस मेरा एक सपना रहेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए मैंने लॉरेन को स्लीप ओवर पर बुलाया, और जब वो मेरे कुछ कपड़े ट्राई कर रही थी तो मैं उसकी खूबसूरती को निहारने लगी। तभी मैंने उससे शीशे में अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? क्या? नहीं, मैं बस तुम्हारे जैसी सुंदर लगना चाहती हूँ। ओह हनी, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, और तो और क्यूट भी हो। हाँ जरूर, व्हाटएवर। उसने मेरा चेहरा उठाकर मुझे ध्यान से देखा। तुम्हारा चेहरा काफी सुंदर है और तुम्हारे होंठ बहुत प्यारे हैं। केविन से ज्यादा किस करने का मन करता है ने। वो मुझे फिर से चिढ़ाने लगी तो मैंने उसे पीछे धकेला। वो मेरे ड्रॉर से टकराई और कुछ चीजें नीचे गिर गईं। एक चीज ने अचानक मेरा ध्यान खींचा, एक पीनट। ये यहाँ क्या कर रहा था? अचानक मुझे याद आया कि जाने से पहले केविन ने मुझे पीनट कहा था। क्यों ना इसे खोल कर देखें, शायद इसके अंदर केविन ने कोई सीक्रेट मैसेज छोड़ा हो। और उसने सच में छोड़ा था। मैं फाइनली जिंदा हूँ। एक मिनट रुको, जाने से पहले उसने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या जिंदा महसूस कराता है। लॉरेन और मैं तब एक मिशन पर लग गए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तुम्हारा भाई इतना मिस्टीरियस होता है कभी कभी। शायद सेड्रिक को कुछ पता हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं पता था। एक दिन डैड ने अचानक मुझे बुलाया और लॉरेन के बारे में पूछने लगे। सुना है वो तुम्हारे भाई को डेट कर रही है। उसके पेरेंट्स और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डील करने वाले हैं। कल रात वो लोग डिनर पर आएंगे। तुम लॉरेन को अच्छे से अटेंशन देना। मुझे लगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अचानक उन्होंने हमारी शादी का फैसला किया। और डैड तो जानते थे कि मैं केंड्रा हूँ। वो तो मेरी सोच से ज्यादा पागल थे। तुम्हें लगता है केविन तब तक घर आ जाएगा? मुझे नहीं पता वो वापस आएगा या नहीं। यकीन नहीं होता कि तुमने एक इडियट को डेट किया। थोड़ा संभल कर बोलो हनी, वो मेरा इडियट है। वेल, हमें ढूंढना होगा तुम्हारा इडियट जल्द से जल्द। अगले दिन सेड्रिक को हम एक कैफे में मिले केविन को ढूंढने की बात करने के लिए। हमें नहीं पता वो जिंदा किससे महसूस करता है। हमें उसके आने का वेट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है? घबराहट में मुझे एक और चीज याद आई, बेसमेंट का वो मिस्टीरियस डोर। मैंने उन्हें उसके बारे में बताया और डैड के जाने का वेट किया ताकि हम वो ताले तोड़ सकें। लेकिन अंदर जाके पता लगा कि वो एक डार्क रूम था जहाँ केविन अपनी फोटोज डेवलप करता था और वो उसके रूम से जुड़ा था, और वो सारी पिक्चर्स एक आइलैंड से रिलेटेड थी। इसका तो एक ही मतलब था, केविन किसी आइलैंड पर होगा। अब समझ आता है कि वो हर वीकेंड गायब कहाँ होता था। एक बार उसके बैग में मुझे कैमरा भी मिला था, कभी दोबारा नहीं दिखा वो। और तुम दोनों ने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम दोनों गधे हो। और इसके साथ ही हम तीनों निकल पड़े मेरे भाई को वापस लाने के लिए। रास्ते भर मैंने लॉरेन के साथ फ्लर्ट किया ताकि सेड्रिक को अवॉइड करूं। और एक पल को मुझे लगा कि वो शीशे के जरिए मुझे गुस्से से देख रहा है। क्या वो जेलस था? उम्मीद थी। 2 दिनों में हम ऑलरेडी 7 आइलैंड्स देख चुके थे, लेकिन कहीं भी केविन नहीं था। हम उम्मीद हारने ही वाले थे कि तभी किसी को हैमक पर हमने लेटे हुए देखा। वो केविन था। वो हमें देखकर भी चौंक गया था। अचानक उसने सेड्रिक को गुस्से से देखा।
डूड, तुमने इन्हें बता दिया? रुको, तुम जानते थे? मैं समझा सकता हूँ। नहीं, तुम जानते थे और तुमने कुछ नहीं कहा, जबकि तुम जानते थे कि मैं अपने भाई को वापस लाना चाहती थी ताकि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिले। लॉरेन भी बहुत गुस्सा थी। बेब, मैं समझा सकता हूँ। चुप रहो केविन, इस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। केंड्रा, बाद में, अभी मुझे मेरे भाई से बात करनी है। मैं चली गई और केविन मेरे पीछे आया। अब बताओ मुझे कि मेरी पहचान की बलि देने का कारण क्या है? माफ करना पीनट, मेरी उलझन में तुम फंसो ऐसा मैं नहीं चाहता था। पापा की उम्मीदों से मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी थी। मैं जानता था कि एक दिन कंपनी को मुझे संभालना होगा, लेकिन सोचा नहीं था इतनी जल्दी होगा। मुझे लगा मेरी पसंद की चीज करने का मेरे पास समय होगा। हर आइलैंड को एंजॉय करूं, उसकी खूबसूरती अपनी लेंस में देखूं, लेकिन अचानक मेरे पास साल भी नहीं था। मैं घबरा गया, इसीलिए घर से भाग गया। मैं कायर हूँ। एक पल नहीं लगा मुझे पिघलने के लिए। नहीं, इतना साहस तुमने पहले कभी नहीं दिखाया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस तुम्हें हमेशा पापा की बात मानते हुए देखा था। तुम्हारे इस रूप पर मुझे गर्व है। मैंने उसे वापस आने के लिए मनाया, लेकिन वो मुझे मना बैठा कि मैं डैड को छोड़ के आ जाऊं। और जो हुआ उसके बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ, डैड इस लायक नहीं थे। तो मैं मान गई। जानते हो ना, लॉरेन बहुत अच्छी है, उसे ऐसे छोड़कर आना सही नहीं था। जानता हूँ पीनट, उसे मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गुड लक वॉलनट। बाकी पूरा दिन उसने लॉरेन को मनाने और सेड्रिक से बातें करने में बिताया, और मैं रेत पर बैठकर कुछ क्यूट ड्रेसेस ड्रॉ कर रही थी। मेरे भाई ने फिर मेरे पास आकर मुझसे पूछा, क्या तुम सेड्रिक से नाराज हो? मैंने उसे कुछ कहने से मना किया था। तुमसे ये छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं समझती हूँ, पर तुम उसे पसंद करती हो ना? क्या? नहीं, मेरा मतलब। घबराओ मत, मैंने उसे गो सिग्नल दे दिया है। तुम लोग चाहो तो किस करो या जो भी। जैसे ही वो गया, सेड्रिक मेरे पास आया एक खूबसूरत सी मुस्कान लेकर। हम बात कर सकते हैं? मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। किस बारे में? हमारे बारे में। मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है, वालन से भी ज्यादा। उसकी बात सुनकर मन किया कि पिघल ही जाऊं। इतने सालों उसे इग्नोर करने का मैंने उसे कारण बताया, और उसका जवाब उसने मुझे दिया, फाइनली किस करके, होठों पे। अच्छा हुआ मैं बेहोश नहीं हुई। तो क्या इससे इस बार रूह कांपी? हाँ, फाइनली। मैं कन्वीनियंस स्टोर पे आराम से अपनी शॉपिंग कर रही थी कि अचानक हुडिड टी शर्ट पहने वहाँ पर एक लड़का आया और उसने गन निकाल ली। चलो पैसे निकालो, सारे पैसे अभी। हर कोई पैनिक करने लगा, सिवाय मेरे। मैं तो इस मौके का इंतजार कर रही थी। हे इडियट! हर कोई घबरा गया और रॉबर मेरी तरफ मुड़ा। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ी, धीरे से अपनी जैकेट उतारते हुए। यहाँ कितनी गर्मी है, तुम्हें नहीं लगता? पीछे हटो लड़की, मेरे पास गन है। अब नहीं है। उसने गन लेने की कोशिश तो करी, लेकिन मैंने तुरंत उसको पटक के जमीन पर लेटा दिया। जेल जाने का टाइम आ गया बेबी, और ऐसे पकड़ते हैं क्रिमिनल। हाय, मेरा नाम है आर्टेमिस और मैं हमेशा से एक डिटेक्टिव बनना चाहती थी, अपने डैड की तरह। रॉबर को जब अरेस्ट किया जा रहा था, तब मेरे पास एक बहुत प्राउड स्माइल लेकर कोई आया। वो था मेरा फेवरेट पुलिस डिटेक्टिव लुइस। मैं उससे हाई स्कूल के एक फ्यूचर डिटेक्टिव समर प्रोग्राम में मिली थी पिछले साल, और हम दोस्त बन गए थे। तुम सच में कमाल की बच्ची हो। बच्ची? वो सिर्फ 5 साल बड़ा था मुझसे, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहन जैसे ट्रीट करता था, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं उसे एक्चुअली पसंद करती थी। सीखा तो बेस्ट से ही है। अगर आज रात फ्री हो तो मेरे साथ डिनर करोगी? क्या वो फाइनली अपने दिल की बात मुझसे कहेगा? इस बेचैनी से तो मैं मर ही जा रही थी। वो मुझे एक बहुत रोमांटिक रेस्टोरेंट लेकर आया और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुद्दे पर आता हूँ मैं आर्टेमिस। मैं जानता हूँ इस पल का तुम भी इंतजार कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी। हमारे पास एक बहुत बड़ा मुश्किल केस है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ओह, अचानक मैं बहुत स्टूपिड फील करने लगी। बताओ क्या है? ये सोने की तस्करी का केस है और सस्पेक्ट का नाम है मिस्टर एंडरसन। हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए। और इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? उसका एक बेटा है, नाम है चेज। वो हाई स्कूल में पढ़ता है, लापरवाह, क्लमसी और बिगड़ा हुआ। उसे एक फीमेल बॉडीगार्ड की तलाश है और वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं उसकी बॉडीगार्ड बनकर मिस्टर एंडरसन की जासूसी करूं, है ना? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ तुम पता करो कि उसने वो गोल्ड बार्स कहाँ रखी हैं। मिशन मंजूर है ऑफिसर। डैड ने मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तब से दी थी जब मैं 2 साल की थी, और अब वो मेरे बहुत काम आएगी। लुइस ने मेरे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए एप्लीकेशन के लिए, और लकीली मुझे चुन लिया गया। इस मिशन को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर मुझे क्या पता था कि ये मिशन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मैस हो जाएगी। मैंने शांत रहने की इतनी कोशिश करी जब मैं मिस्टर एंडरसन से मिली, लेकिन उनके चेहरे से तो वाकई खतरा टपकता था यार।
नौकरी की बात करते समय मैंने चुपके उनके ऑफिस का मुआयना किया। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे थे। ये जितना सोचा था उससे कहीं मुश्किल होगा। मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करना। मुझे हायर करके आपने कोई गलती नहीं करी है सर। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सा पोर्टफोलियो दिया चेस का, और पहली चीज मैंने नोटिस करी उसका चेहरा। वो तो बहुत अट्रैक्टिव था। मिस्टर एंडरसन ने मुझे बोला कि चेस मेरा रूम में वेट कर रहा था, और जैसे ही मैं अंदर गई मैं हैरान हो गई देखी कि कोई मेरे ऊपर बच्चों जैसे कूद पड़ा। ये वही था, और एकदम डरे हुए पपी जैसा लग रहा था। क्या सब कुछ ठीक है? उस घिनौने जानवर को मेरी नजरों से दूर हटाओ। मैंने आसपास देखा तो एक कॉकरोच हमारी तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत उसके ऊपर पैर रखा और उसे कुचल दिया। घबराओ मत, चला गया वो। फाइनली उसने अपनी आंखें खोली, और जब हम दोनों की नजरें मिली तो मैं तो उसे देखती रह गई। उसके जैसा हैंडसम लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा था, और मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही थी। तभी अचानक वो मुझसे दूर हो गया और अपना गला साफ किया। मुझे वो बहुत ही घटिया लगता है। बस एनीवे, तुम होगी वो नई बॉडीगार्ड। आर्टेमिस तुम्हारी सर्विस में। डैड मेरी पसंद से वाकिफ हैं। मन करता है चूम लूं। मरने का शौक है क्या? नखरे वाली हो, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं यहाँ तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के आई हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं। बन तो फिर भी जाओगी, तो टाइम क्यों वेस्ट करें। वो मुझे छूने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि उड़ते हुए दीवार पे चिपका। क्या तुम पागल हो? तुम्हें मेरी रक्षा करने के पैसे मिलते हैं, मारने के नहीं। सॉरी, मुझे आदत है ना। अपनी बकवास आदत बदलो, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। समझ गई सर, मैं कल से अपनी ड्यूटी शुरू कर दूंगी। गुड नाइट। उस रात जब बाद में सब लोग सो गए थे, मैंने मैंशन में चुपके से जाकर हर जगह स्पाई कैमरास लगा दिए ताकि मिस्टर एंडरसन पर नजर रख सकूं। मुझे उन्हें जल्दी पकड़ना होगा ताकि इस जॉब की छुट्टी कर सकूं। अगले दिन चेस के स्कूल में सारे लड़के मेरे आसपास घूमने लगे जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, और चेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और उसने उन सब के ऊपर पैसों की बारिश शुरू कर दी। उन सब के लिए $1000 जो पीछे हट जाएंगे, और मेरी बॉडीगार्ड को ताड़ना बंद करो लूजर्स। और उसी के साथ उन सब ने आंखें बंद करी और ऐसे भाग गए जैसे बिल में चूहे। एक्सक्यूज मी सर, पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फोकस करो मुझ पर। वो इडियट्स तुम्हारा काम से ध्यान खींचेंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं। मैं ऐसी फालतू चीजों से डिस्ट्रैक्ट होती नहीं हूँ अक्सर। पर उसने मुझे इग्नोर किया और चलना जारी रखा। अचानक वो एक टिश्यू पेपर के ऊपर फिसल गया, और इससे पहले कि उसका सर जमीन से लगे मैंने उसे पकड़ लिया। हमारे चेहरे इतने पास थे, और कुछ मिनट के लिए मुझे लगा मैं उसकी नीली आंखों में डूब गई हूँ। तभी एक सुंदर सी लड़की हमारी तरफ चीखते हुए आई। हाँ बेबू, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे हो? उसकी फाइल के अनुसार ये वेनेसा होगी, उसकी गर्लफ्रेंड। मैंने तभी अचानक चेस को जमीन पे गिरा दिया। ये लड़की मेरी बॉडीगार्ड है, वो बस मेरी रक्षा कर रही थी। फिर तो ठीक है, मैं हूँ तुम्हारी हमेशा के लिए, है ना बीबू? वो फिर उसके ऊपर कूद गई और ऐसे किस करने लगी जैसे वो एक वैक्यूम क्लीनर हो। वेनेसा पूरे दिन चेस से चिपकी रही और मुझे जीभ दिखाकर चिढ़ाती रहती थी। उसकी दिक्कत क्या थी? बाद में उस दिन अचानक चेस मुझे जैनेटर क्लोजेट में ले गया। मुझे एक्चुअली वेनेसा पसंद नहीं है। मैंने उसे बस इसलिए डेट किया क्योंकि वो मुझसे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और मुझे उस पर तरस आ गया। और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो सर? तुम जलो मत। हाँ, माफ करना, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। जाने दो, मैंने कई बार उसके साथ ब्रेकअप किया है, लेकिन वो एक जोंक की तरह चिपकू है। अब से मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मुझसे दूर रखो। ध्यान रहे वो मेरे करीब ना आए। समझ गई सर। बाद में उस दिन मैं बाथरूम में गई ताकि चुपके से अपने कैमरास की वीडियोस देख सकूं, और देखा कि मिस्टर एंडरसन अपने मैंशन में गए और फिर सीधा अपने कमरे में चले गए। मुझे वहाँ की एक्सेस भी चाहिए होगी। बाहर जाते वक्त मुझे कोई मिला। वेनेसा। सुनो मैडम, शायद तुम होगी बहुत टफ, पर मैं नहीं डरती हूँ तुमसे। मैं चाहती हूँ तुम दूर रहो मेरे फ्यूचर हस्बैंड से, मेरा हबीबू। सॉरी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। मेरा काम है उसके आसपास 24 घंटे रहना, और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उससे अट्रैक्टेड नहीं हूँ। और वो हंसने लगी। चेस सबसे हैंडसम लड़का है इस पूरे यूनिवर्स में। तुम्हें उससे अट्रैक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, या फिर तुम एक लेस्बियन होगी। OMG, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? शायद। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हूँ परफेक्ट, लेकिन माफ करना, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। मैं उसके और पास गई और होठ ऐसे बनाए जैसे किस करना चाहती हूँ। दूर हटो तुम मुझसे।
इससे मेरा काम तो बन गया था, क्योंकि जितनी बार वेनेसा चेज के पास आने की कोशिश करती, मैं अपने होंठ पाउट करती और वो भाग जाती। लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन मन कर रहा था ये छोड़ दूं। चेज मुझे इतना परेशान करता था और इतना बड़ा बच्चा था वो। हर छोटी छोटी बात की वो शिकायत करता था। एक बार तो उसने मच्छर के काटने को लेकर पहाड़ खड़ा कर दिया था। तुम उसे मेरा कीमती खून चूसने से कैसे नहीं रोक पाई? मुझे लगा तुम अपने काम में अच्छी हो। देखो, ये सूज गया है। इससे आप मर नहीं जाओगे सर, रिलैक्स। एक बार उसने स्कूल बंक कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो जाकर एक नई याट खरीद सके। जब हम पोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उसे कुछ लड़के मिले जो एकदम गुंडे लग रहे थे और शायद वो उन्हें जानता था। कितना अच्छा दिन है खोपड़ी फोड़ने के लिए। सही कहा ना चेज। तुम्हें क्या चाहिए ब्रॉडी? तुम्हारी लड़की ये मेरी अगली गर्लफ्रेंड जैसी लगती है। वो मुझे छूने ही वाला था कि तभी अचानक चेस ने उसे धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया। उसे छूने की हिम्मत मत करना। ब्रोडी गुस्से से पागल हो गया। अब तू तो गया काम से। वो चेस को मारने ही वाला था, लेकिन मैंने समय से आके उसका मुक्का रोक दिया। मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी मम्मी के पास भागती। मैंने उसका हाथ मरोड़ा और वो दर्द से चीख पड़ा। पकड़ो इसे लड़कों। मैंने अपने कुछ कराटे मूव्स दिखाए और कुछ ही समय में सारे के सारे चित हो गए। मैं चेस की तरफ मुड़ी और वो एकदम दंग था। कार में भी उसकी बोलती बंद ही थी। जब हम घर पहुँचे तो वो मेरे सामने बैठकर बस मुझे घूर रहा था। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? तुम्हारे जैसी सुंदर और कूल लड़की से मैं आज तक नहीं मिला, जानती हो? उसने अपना हाथ उठाया मेरा चेहरा छूने के लिए और मैं तो कांप उठी। तुम जानते हो मुझे छूते हो तो क्या होता है चेस, तो अपने हाथ हटा लो इससे पहले कि देर हो जाए। अचानक उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो दूर हट गया। माफ करना, मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगा। वेल, ये तो वियर्ड था। मुझे वो सीक्रेट रूम जल्दी से ढूंढना था जहाँ पर सारे गोल्ड बार्स रखे थे, इससे पहले कि चीजें और अजीब हो जाएं। लेकिन जब भी मेरे पास चांस होता मैं पूरे मैंशन में ढूंढती और कुछ नहीं मिलता। एक बार बिजनेस के लिए मिस्टर एंडरसन को पूरे हफ्ते बाहर जाना था। फाइनली ये चांस था कि मैं उनका कमरा देख सकूं। जब सब लोग सो गए थे तो मैं चुपके से उनके कमरे के अंदर गई और ड्रॉर्स में खोजने लगी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। चेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। ड्रॉवर के अंदर? उसमें मैं कहाँ फिट होऊंगा? ओह गॉड, मुझे कुछ करना होगा। और फिर मैंने वो किया जो नहीं करना था। मैं उसके पास गई, उसे पकड़ा और उसे किस किया होठों पे। और उससे भी बुरा मुझे अच्छा लगा। वो ये क्या था? मैं तुम्हें कब से किस करना चाहती थी। मैं जानता था मुझ पर फिदा ना होना मुमकिन नहीं, तुम्हारे लिए भी। शायद तुम सही हो। एनीवे, अब हमें सोना चाहिए, बहुत रात हो गई है। तुम्हारे किस के बाद मुझे कैसे नींद आएगी? मैंने छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो माना ही नहीं। सबसे पहले मुझे उसके फेवरेट चैनल MSA के सारे वीडियोस देखने पड़े 2 घंटे तक, और फिर मुझे उसे लोरी गा के सुनानी पड़ी ताकि वो सो सके। फाइनली जब वो सो गया तो पता नहीं मैंने अपने आप को उसका चेहरा देखते हुए पाया। सोते हुए वो एकदम प्यारा सा एंजल लग रहा था। काम पे ध्यान दो, इडियट। अगले दिन स्कूल में चेस ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक लगा। उसने सबको बता दिया कि हम डेट कर रहे हैं और वेनेसा अपने होश खो बैठी। ये लड़की एक लेस्बियन है और ये मुझे पसंद करती है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे जलन है। चेस ने उसे इग्नोर किया और एक घुटने पर बैठ गया, लेकिन शुक्र है वो झुका था सिर्फ मेरे फीते बांधने के लिए। सिली गर्ल, तुम अटक के गिरती तो चोट लग जाती। मैं उसे एक कोने में ले गई और उससे पूछा, ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें, तो हम डेट कर रहे हैं, है ना? तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता चला तो हम गए। डरो मत, वो इतने बिजी हैं कि उन्हें मेरी परवाह नहीं। तो अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ओके? मैं उसे मना करती रही लेकिन वो तो मानता ही नहीं था। वो सारा टाइम मेरे आगे पीछे घूमता था और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। जब देखो तब वो बस मुझे घूरता ही रहता था। तुम ये घूरना बंद कर सकते हो प्लीज? मुझे बहुत अजीब लगता है। तुम्हें सारी उम्र देख सकता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, कभी कभी तो शक होता है कि तुम सच में हो भी कि नहीं। क्लास के दौरान वो मेरा हाथ पकड़ने की हर कोशिश करता। लंच के दौरान मुझे खाना खिलाता और मुझे खाते हुए देखता। वो तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड जैसे बिहेव कर रहा था और मेरे पास भी और कोई चारा था नहीं सिवाय इसकी कि मैं भी ये नाटक करूं। ओह, मैं भी कहाँ फंस गई थी। उस रात को मैंने लुइस को फोन किया और उसे सब बताया, चेस के साथ अपनी नकली रिलेशनशिप के बारे में भी। इन फालतू बातों पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से जल्दी अपना मिशन पूरा करो, समझी?
वो गुस्से में लग रहा था और मुझे भी बुरा लगा। आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही जगह थी जो मुझे चेक करना बाकी था, मिस्टर एंडरसन का बाथरूम, और सुबह उठते ही मुझे वहाँ जाना होगा। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो देखा कि चेस बिस्तर में मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। गुड मॉर्निंग मेरी जान, खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। देखने में अंडे बहुत टेस्टी लग रहे थे तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, और वो एक्चुअली बहुत अच्छे थे। तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। मैं एक शेफ बनके एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, पर डैड चाहते थे कि मैं एक दिन उनकी कंपनी का अगला सीईओ बनूं। अपने सपनों को पाने से अच्छा और कुछ नहीं, तो लूजर बनना बंद करो और जाओ शेफ बनो। तुम्हारी लाइफ है ये, तुम्हारे डैड की नहीं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके डैड एक क्रिमिनल थे। इतनी खूबसूरत बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी। हर दिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। वो सच बोल रहा था और मैं भी पिघलने लगी। तुम बातें अच्छी बना लेते हो, है ना? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ। फिर अचानक उसने गाल पर मुझे छोटी सी किस दी और मैं भी ब्लश करने लगी थी। एक वीकेंड उसने जिद करी कि वो मेरे साथ बॉक्सिंग करने आए। जब हम रिंग के अंदर गए तो वो इतना एक्साइटेड था। पक्का तुम ये करना चाहते हो? अरे हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने पहला मुक्का मारा, वो पेपर की तरह उड़ते हुए दीवार से जा चिपका। घबराकर मैं उसके पास गई, लेकिन वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं रेडी नहीं था, पर इस बार मैं कर दूंगा काम तमाम। मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार मैं उसे जीतने देती हूँ। तुमने चीटिंग की, मुझे जीतने दिया। नहीं तो। एक कोने में वो मुंह सड़ा कर खड़ा हो गया और मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। ठीक है, मैंने चीट किया, आई एम सॉरी। तुम्हारी माफी जब एक्सेप्ट करूंगा जब मेरे साथ डेट पर जाओगी। मैं मान गई और वो मुझे एक पार्क लेकर गया। मैंने उसका इंतजार किया और वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया। आसपास कुछ बच्चे भी खेल रहे थे और उसने उन सबको अपने पास बुलाकर उनके लिए भी आइसक्रीम ली और आइसक्रीम वाले को एक बड़ी सी टिप भी दी। आखिर वो इतना भी बुरा नहीं था और मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगी थी। ओह नो, मैं उससे प्यार में नहीं पड़ सकती। मुझे इन स्टूपिड थॉट्स को साइड में करके अपने काम पे ध्यान देना होगा। अगले दिन मैंने चेज से कहा कि मुझे थोड़ा बुखार है और मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी उसके साथ। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, मैं उसके डैड के कमरे के अंदर गई और सीधा उनके बाथरूम में गई। मैंने वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा और तभी मुझे सिंक के नीचे एक बटन दिखा। मैंने उसे दबाया और अचानक बाथटब साइड में हो गया और उसके नीचे निकला एक ट्रैप डोर। पासकोड लॉक के मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए और फाइनली वो खुल गया। मैं सीढ़ियों से नीचे गई और अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाई। पूरे कमरे में गोल्ड बार्स भरे हुए थे। मैंने लुइस को तुरंत फोन किया बैकअप के लिए और जब मैं फोटोज खींच रही थी तभी अचानक किसी ने मेरा फोन मुझसे छीन लिया। वो मिस्टर एंडरसन थे, ट्रिप से वापस आ गए थे और वो बहुत गुस्सा थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लेकिन समय रहते लुइस और पुलिसमैन अंदर आ गए और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। जब मिस्टर एंडरसन को ले जा रहे थे तब लुइस ने आकर मुझे हक किया। अच्छा काम किया फ्यूचर डिटेक्टिव, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम उस छिछोरे से पीछा छुड़ाकर अब मेरे साथ घूम सकती हो। मैंने तुम्हें मिस किया। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। तो तुम इसीलिए यहाँ आई थी? मैं पीछे मुड़ी और मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई जब देखा कि चेस वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दुख देखकर मेरा दिल टूट गया। चेस, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मत करो। कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे सक्सेसफुल मिशन के लिए। उसे जाते हुए देख मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं उसे रोकना चाहती थी पर शायद यही सही था। मैं उससे दोबारा नहीं मिली और उसने भी मुझे कभी फोन नहीं किया। उससे पीछा छुड़ाकर मुझे खुश होना चाहिए था ना? नहीं, मुझे ये चीज परेशान करती रही बहुत। एक दिन लुइस मुझे डिनर पर लेके गया और मुझे लगा वो मुझे एक और केस देगा, लेकिन उसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया ये कह के। मुझे तुम बहुत पसंद हो आर्टेमिस, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तो इस पल का इंतजार कर रही थी। मुझे खुश होना चाहिए था ना, पर मैं चेस के बारे में क्यों सोच रही थी? मुझे माफ करना लुइस, पर मुझे लगता है हम दोस्त ही सही हैं। तुम्हें कोई और पसंद है ना? मैंने बस अपना सर झुकाया और मुस्कुराई। अब क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 साल बीत गए थे और मैं फाइनली यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही थी। एक दिन लंच के दौरान मैंने सोचा नया रेस्टोरेंट जो खुला है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ के शेफ को देखकर तो मैं चौंक गई। वो चेस था। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। मैंने तुम्हारी सलाह ली और यहाँ हूँ मैं। वो तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा आर्टेमिस। तुम्हें भी। मैं उसे हक करके बोलना चाहती थी कि मैंने उसे मिस किया, पर नहीं कर सकती थी। उसने विदा ली और एक जानी पहचानी लड़की के पास गया जो अभी रेस्टोरेंट में आई थी। वो वनेसा थी और उन दोनों ने हक किया। मुझे इतनी जलन हो रही थी, मैं उठ के जाने लगी। मैं रेस्टोरेंट के बाहर गई और मेरे पीछे कोई भागता हुआ आया। तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो?
वेनेसा को एहसास हो गया कि उसे एक्चुअली लड़कियां पसंद है और हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। वाओ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी वो मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं किसी और से प्यार कर रहा हूँ काफी लंबे समय से, और तुम तो उसे जानती हो। तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए तुम्हारे डैड को जेल में डालने के लिए। नहीं हूँ, वो एक क्रिमिनल है, ये तो होना ही था। नाराजगी की बात तो ये है कि तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नाटक कर रही थी? तुम नहीं कर रही थी? ब्लश करते हुए इतना क्यूट लग रहा था। और फिर मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे किस किया। माफ करना, ये बस एक रिफ्लेक्स है। तो फिर इसकी आदत डाल लेते हैं।